Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges and Fields or Electrostatics, Part 10 Question Practice. Part 10 Question Practice. तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो फोकस्ड है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पर। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये एक रिंग है, इंसुलेटेड रिंग, और उस पर ये कुछ चार्जेस हैं और वो ऐसे इस ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं, इस अरेंजमेंट में। सेंटर के अंदर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है जिस पर चार्ज है +1 कूलम, और इसकी जो रेडियस है इस रिंग की वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा और कहाँ आएगा। तो सपोज ये जो हमारा सेंटर है ये 0 0 है और ये है हमारी x डायरेक्शन और ये ऊपर वाली है y डायरेक्शन। तो हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बतानी है। ओके, तो जैसे कि आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर आपको याद नहीं है या आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप यहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और उसे यूज़ कैसे करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, और बीच में कोई चार्ज है Q, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो इस यहाँ पर कोई चार्ज है QP। अगर हमें बताना है कि QP पर फोर्स कितना आएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर किसी की वजह से फोर्स निकाल के ऐड कर देते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस चार्ज पर इस 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट है कि आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर इस Q1 की वजह से इस पर फोर्स F लग रहा है इधर, अगर मैं एक चार्ज इसके एकदम बीच में ला के रख दूँ ना, ठीक है, Q5, तो अभी भी यहाँ पर F ही लगेगा इसकी वजह से एक नया फोर्स आएगा, लेकिन जो 1 की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो सेम ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है कि आसपास क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, फिर इसकी वजह से कुछ लगेगा, इसकी वजह से कुछ लगेगा, 4 की वजह से कुछ लगेगा, और हम उन सबका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, नेट फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो दो बातें क्या याद रखने वाले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, कि फोर्स जो एक किसी चार्ज की वजह से किसी चार्ज पर लगता है वो इंडिपेंडेंट है कि आसपास क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है, कितना चार्ज है, कहाँ पर है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे बीच में हो चाहे एकदम पास में हो उसके। सेकेंड, अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, सब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालते हैं और फिर उन सबका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाता है। तो देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन ये 8 कूलम वाला। तो इस 8 कूलम चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कूलम्स लॉ से हमें पता है कि लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स आया वो आया K8(1), है ना, K×8 × 1 डिवाइड बाई r²। तो K8/r², और इस +8 कूलम की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अवे, और ये भी कितना होगा, K×8 × 1 डिवाइड बाई r², ठीक है। ये और ये बैलेंस आउट हो गए। सिमिलरली +7 की वजह से देखो, +7 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा K7/r², और इसकी वजह से इधर लगेगा K7/r², तो ये दोनों भी बैलेंस आउट हो गए। सिमिलरली अगर हम लें इसको -3 और इस -3 को, तो इस -3 की वजह से इधर फोर्स लगेगा 3K/r², और इसकी वजह से लगेगा इधर 3K/r², तो ये दोनों भी बैलेंस हो गए। तो ये वाली चीज़ें, तो जो ये तीनों, मतलब जो ये 3 लाइन है या फिर ये 6 चार्जेस हैं, ये तो हो गए बैलेंस आउट। अब इसकी वजह से देखो, +5 की वजह से और -5 की वजह से, तो जब +5 है कूलम, इसकी वजह से इधर इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में K5/r², और इस माइनस की वजह से फोर्स जो लगेगा वो टूवर्ड्स माइनस चार्ज लगता है, तो मतलब इसकी वजह से इधर लगेगा। तो अब बैलेंस आउट नहीं होंगे फोर्सेस, अब ऐड होंगे। तो हमारा नेट फोर्स कितना आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन। तो हमारा +5 की वजह से आया
के इंटू 5 × 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और हमारा माइनस वाला की वजह से भी नीचे ही आएगा, ठीक है। तो हमारे दो फोर्सेस दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ नेट 2 × k × 5 डिवाइड बाय आर कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो उसको 0.1 लिख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर निकाल लेना, सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, और डायरेक्शन कहाँ है, -y में, तो इसको हम लिख सकते हैं -y मतलब -j, ठीक है। तो ये आपका आ गया फोर्स, सिंपल था, पूरा सॉल्व आप कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। के की वैल्यू डाल दो और ये डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस है, एक है +5Q, एक है -10Q, ठीक है। Q मत सोचो अभी Q क्या है, बस यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो Q कुछ भी होगा, नैनो कूलम, कूलम, माइक्रो कूलम, कुछ भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि A के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, तो देखो अगर हम इस ए और बी के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो देखो सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव की वजह से किस डायरेक्शन में आएगी, वो भी इस डायरेक्शन में। आप पूरी लाइन पे कहीं पर भी रख के देखें, हमेशा यही डायरेक्शन रहेगी। तो ये कभी 0 हो सकती है, मतलब दोनों की वजह से दोनों ऐड ही होंगे ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कब हो सकता है, 0 कब आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और एक ऐसे हो, तब ये दोनों अगर बराबर हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 आ सकती है अगर ये सिचुएशन बने। लेकिन सेंटर में, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। ओके, राइट साइड में देखते हैं। अगर मैं यहाँ किसी पोजीशन पे चार्ज रखूँ तो देखो इस प्लस की वजह से डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये वाला जो चार्ज है ये -10Q है, ठीक है, और ये है +5Q, और -10Q इस पॉइंट के हमेशा पास रहेगा। अगर मैं B के राइट में कोई भी पॉइंट लूँ वो B से पास रहेगा कंपेयर टू A से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो B पर जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा बड़ी रहेगी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मतलब हमारा जो इधर वेक्टर्स बनेंगे वो हमेशा ये ऐसा वेक्टर बनेगा, और जो सेकंड वाला होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। मतलब हमारी नेट फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी, हमेशा, ठीक है। तो यहाँ भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन जो थर्ड पोजीशन है हमारी, इधर मान लो मैं यहाँ कहीं चार्ज रखता हूँ, ठीक है। अब देखो इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में आएगी, और इस नेगेटिव वाले की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी। अब यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ए पास में है इस पॉइंट से, लेकिन ए पर जो चार्ज है वो कम है, बी वाला जो चार्ज है वो बड़ा है और दूर है। तो यहाँ पर केस बन सकता है कि ये दोनों वेक्टर बराबर आ जाएं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं EA, इसे बोल देते हैं EB। तो हम ये पोजीशन लेते हैं कोई x डिस्टेंस पे A से, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है, ठीक है। तो EA क्या होगा, EA होगा K5Q डिवाइडेड बाय x², ठीक है। और EB क्या होगा, K10Q, यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन सीधी लिख दी, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, K × 10Q डिवाइड बाय, अब B से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, 10 + x, तो 10 + x का स्क्वायर। ओके, तो हम इस पोजीशन पे क्या मान रहे हैं कि EA और EB बराबर है, ठीक है। तो EA और EB बराबर है, मतलब K × 5Q डिवाइड बाय x² इज इक्वल्स टू K × 10Q डिवाइड बाय 10 + x²। K से K कैंसिल हो गया,
Q से Q, और ये 5 को हम यहाँ 2 कर देते हैं, 5 को इधर कैंसिल, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x इज इक्वल्स टू ये 2x स्क्वायर। ओके, इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। हम लिखते हैं x1 और x2 बराबर होंगे, कैसे रूट्स निकालते हैं इसके, माइनस बी, बी कितना है इधर -20, तो ये हो गया 20 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, -20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस 400, ए इधर 1 है तो ये 2, तो इसको आप सोल्व करोगे आएगा 20 प्लस माइनस 20 रूट 2 डिवाइड बाई 2, x1 और x2 आपके क्या आ गए, अगर जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 24.14, और जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका -4.14। तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा x आ गया 24.14 मीटर। ओके, तो इस चार्ज से अगर A से हम लेफ्ट में किसी पॉइंट पर जाएं जो कि 24.14 मीटर दूर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ ये ट्रायंगल है जिसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, और ये जो लाइन है मतलब ये जो साइड है ट्रायंगल की एक, उसकी हमें लाइन दे रखी 10 सेंटीमीटर, और इस पर हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक है +1 नैनो कूलम और एक है -2 नैनो कूलम। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और डायरेक्शन भी, मतलब ई वेक्टर, एक्स वाई ऐसे हैं, ऊपर वाला वाई है, इधर वाला एक्स है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये एंगल 30 है, ये 60 है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर मैं इसको थीटा मानूँ, ठीक है, तो थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, थीटा कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। ओके, तो हमारा थीटा है, इसको 90 लिख देते हैं, यह है 90 डिग्री, सिंपल। देखो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें ये साइड पता होनी चाहिए कितनी है और ये साइड पता होनी चाहिए कितनी है। तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ पता है, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं साइन लॉ लगाकर। तो साइन ट्रायंगल लॉ क्या है, देखो अगर कोई ट्रायंगल है और ये एंगल है A, ये है B और ये है C, ठीक है, और ये जो साइड्स हैं इसे हम बोल देते हैं, चलो ये LC है, ये LA है और ये LB है। तो साइन ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि साइन A मतलब इसका साइन इस एंगल का डिवाइडेड बाय ये वाली साइड जो उसके सामने वाली है LA बराबर होती है साइन B, ठीक है, साइन B, और इसके अपोजिट जो साइड है मतलब LB, और ये भी बराबर होती है साइन C डिवाइडेड बाय LC। तो ये है साइन लॉ, इसको हमें यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो देखो ये ट्रायंगल को हम दोबारा बना देते हैं। ऐसा कुछ ट्रायंगल है हमारा, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो इसे L1 बोल देते हैं और इसे L2 बोल देते हैं। तो साइन लॉ लगाते हैं, साइन एंगल डिवाइड बाय साइड, मतलब साइन 90 डिवाइड बाय साइड मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर है साइन 30 डिवाइड बाय L2, और ये बराबर है साइन 60 डिवाइड बाय L1। तो L2 कितना आ गया अगर हम ये दोनों ले तो, ठीक है, तो L2 हमारा आएगा
ये आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और अगर हम ये और ये लें तो हमारा L1 आएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है 1 नैनो कूलम, और यहाँ पर -2 नैनो कूलम। तो बस अब सिंपल है, देखो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर आएगी, इधर। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया, और -2 की वजह से इसी डायरेक्शन में आएगी, ऐसी। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गई। ओके, इसे हम बोल देते हैं E1, इसे बोल देते हैं E2। तो इसको थोड़ा साफ साफ बनाते हैं। हमारा E1 इस डायरेक्शन में है, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और हमारा E2 इस डायरेक्शन में, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो E1 कितना है हमारा, K, Q कितना है हमारा, K की जगह हम सीधा पावर उसकी वैल्यू लिखते हैं 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर चार्ज कितना था, 1 नैनोकूलम, इंटू 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R²। R कितना है हमारा, L1, और L1 हमारा यहाँ से आया था 5√3 सेंटीमीटर। तो 5√3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूँ, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R²। सिमिलरली इसके लिए कितना आएगा, K कितना है 9 × 10⁹, Q कितना है हमारा 2 × 10⁻⁹, और जो R है वो है हमारा L2, मतलब जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो सेम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे दो वेक्टर क्या बन गए, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा हमारा 1200 न्यूटन पर कूलम, और ये आएगा हमारा 7200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमारे दो वेक्टर क्या बन गए, एक बन गया इधर कितना है 1200 न्यूटन पर कूलम, ये है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और एक हमारा है 7200 न्यूटन पर कूलम, और ये है 60 डिग्री। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम हर वेक्टर को किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इसको x और y में करना है, और इसको भी x और y में। तो हमारा x इधर है, और ये है हमारा y। ओके, तो हमारा x डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, EX। ये इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट, मतलब 1200 cos 30 कॉस कंपोनेंट, और इसका भी कॉस कंपोनेंट, प्लस 7200 cos 60। तो हमारा EX कितना आ गया, 4639.23 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली EY क्या होगा हमारा, EY ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा 1200 sin 30 y में, और ये नीचे की तरफ होगा 7200 sin 60। तो हम देखो नेट कितना आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 1200 sin 30 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है, माइनस 7200 cos 60। तो हमारा EY कितना आया नेट, और सॉरी ये cos 60 नहीं है, ये sin 60 है। cos 60 तो हमने ले लिया x में। तो EY हमारा कितना आएगा, EY आएगा हमारा 5635.38 न्यूटन पर कूलम। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस पूरी फिगर की जगह, कि हमारे पास x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4639.23 न्यूटन पर कूलम, और नीचे की तरफ क्योंकि नेगेटिव है 5635.38 न्यूटन पर कूलम। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसी इस डायरेक्शन में आएगी, सपोज ये एंगल है हमारा थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, ई नेट
वो होता है ये दोनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दे दोनों को। तो ई नेट हम कैसे निकालेंगे, ई एक्स ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो मतलब ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई नेट हमारा आ जाएगा 4639.23 का स्क्वायर प्लस 5635.38 का स्क्वायर। ई नेट हमारा आएगा, ये आएगा हमारा 7299.31 न्यूटन पर कूलम। अच्छा अब थीटा निकालना है, तो देखो थीटा निकालने क्या करेंगे, ये हमारा ई एक्स है और ये हमारा ई वाई है और हमारा ई नेट किसी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये एंगल हमने थीटा लिया है। तो देखो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ठीक है, इस वेक्टर की वो इसके बराबर है ई वाई के, और ये वाली जो लेंथ है ये हमारा ई एक्स है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ई वाई का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, ई वाई अपॉन ई एक्स। तो थीटा हमारा यहाँ से क्या आएगा फिर, टेन इनवर्स ई वाई अपॉन ई एक्स। कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल लो एंगल, ठीक है। वैसे आपके एग्ज़ाम में बड़े सिंपल डेटा आएगा, ठीक है, मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी रैंडम डेटा लिया है, तो हमारा एंगल ज़रूरी नहीं है कि सही आए, ओके। तो मैं तो कैलकुलेटर से निकाल दूंगा, लेकिन अगर आप हाथ से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंगल निकालना। तो आप घबराइए मत, अपने आप जो आपका एग्ज़ाम में डेटा आएगा उससे एंगल वगैरह इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आएगा कि ई वाई अपॉन ई एक्स 1/√3 आ गया, या √3 आ गया, या 1 आ गया, ठीक है। और आपको पता है 1045 1 होता है, 1030 1/√3 होता है, 1060 √3 होता है, तो वहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अभी थीटा टेन इनवर्स ई वाई अपॉन ई एक्स होगा, कुछ भी आएगा अभी हम निकालते नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ओके। ओके तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सब कुछ जो एंगल्स थे, जो लेंथ थी, वो एकदम सिंपल थी, ठीक है। सब कुछ एकदम डिफाइंड था, सिंपल था, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप थी, हमने इजीली निकाल लिया, ओके। तो ये तो था डायरेक्ट तरीका, हमने डायरेक्ट तरीके से किया कि ई इधर आएगा, दोनों के कंपोनेंट ले लिए, फिर ई एक्स और ई वाई निकाल लिया और फिर ये आ गया आंसर। लेकिन ये तरीका ना गलत तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका एक तरीके से, ठीक है। आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे, ओके, इंजीनियरिंग में जाओगे या साइंटिफिक फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं करेंगे हम कभी भी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 3 चार्ज रखे हों ऐसा नहीं होता, कुछ भी है, मास है 3 मास रखे हों ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम करते क्या हैं, जो डेटा होता है हमारे पास, जैसे ये डेटा है, हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डालते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 3 ही चार्ज होंगे, हमारे पास 100 चार्ज हो सकते हैं, 200 चार्ज हो सकते हैं। तो अगर आपने मेरा कूलम्स लॉ वाला वीडियो देखा होगा, यहाँ पर लिंक है, देख लीजिए, तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें एक तरीका बताया था वेक्टर वाला। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे, के क्यू, और ये सेकंड वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बताई थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है इनटू आर यूनिट वेक्टर, ओके। तो देखो असली तरीका है ये, हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो हमारे 4 पॉइंट है, इनको नाम देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे सी और इसे डी, ठीक है। अब हमारे पास बी सी डी पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, ओके। उन तीनों चार्ज की वजह से हमें ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो अगर हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो देखो हमें पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी, चलो निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगा, हम हर किसी के जब एंगल हम अकाउंट में लेंगे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन सा तरीका करते हैं, वेक्टर वाला तरीका। अभी के लिए हम चार्ज ना क्यू ही ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे क्यू बी है, इधर क्यू सी है, इधर क्यू डी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं लेते। तरीका देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। तो देखो जैसे कि आपको याद होगा, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, हम क्या करेंगे, हम ये वाला वेक्टर लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरीके से बोल सकते हैं।
ये होगा हमारा आर ए बी, ठीक है, ये आर ए बी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकालूं, अगर ये एक लाइन है तो ये होगा हमारा आर ए डी, ठीक है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। और सिमिलरली ये एक वेक्टर होगा, इसको हम बोल देते हैं आर सी ए, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर ये आर लिख रहे थे ना, ये जो आर था यूनिट वेक्टर और ये जो आर था, वो हम ये वेक्टर्स के लिए लिख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हमें ये वेक्टर निकालने हैं तीनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये वेक्टर निकालने के लिए हमें सबके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। मतलब अगर मुझे ये बी के लिए निकालना है तो पहले मुझे आर बी पता होना चाहिए, ठीक है, और मुझे आर ए पता होना चाहिए। तो अगर ये आर ए है, ठीक है, तो हमारे पोजीशन वेक्टर अगर ये बन जाते हैं तो हमारा आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी, है ना। आर ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा, आर ए माइनस आर बी। तो देखो सिमिलरली हम सबके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें आर ए, आर बी, आर सी और आर डी निकालना है। तो सबसे पहले है आर ए। आर ए क्या कैसे निकालेंगे हम, तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो देखो हमें आर बी निकालना है, आर ए निकालना है, आर सी निकालना है और आर डी निकालना है। तो अगर आपको पता होगा, अगर ये कोई दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, और अगर हमें ये वेक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पर एरो है वो कोऑर्डिनेट्स माइनस दैट कोऑर्डिनेट। तो हमारा क्या आएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ये है, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं आप। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। तो आर ए हमारा क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 4। तो ये 0 माइनस 0 आई प्लस 4 माइनस 0 जे, हमारा ये क्या आ गया, 4 जे आर ए। सिमिलरली हमारा आर बी क्या आएगा, आर बी वैक्टर होगा हमारा 3 माइनस 0 आई, 3 माइनस 0 आई प्लस 1 माइनस 0 के जे। तो ये आ गया हमारा 3i प्लस जे। सिमिलरली आर सी क्या होगा हमारा, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 2i माइनस जे, माइनस 2i माइनस जे। और सिमिलरली आर डी क्या होगा हमारा, आर डी होगा 2i माइनस 2j। ओके, तो ये हमारे पास 4 पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हमें निकालना है आर ए बी। आर ए बी क्या होगा हमारा, आर ए माइनस आर बी। आर ए कितना है, 4j, तो 4j माइनस आर बी माइनस 3i प्लस j। ये कितना आ गया आपका, i माइनस j। ये आ गया आपका आर ए बी। फिर हमारा आर ए सी निकालना है। आर ए सी क्या आएगा, आर ए है हमारा 4j माइनस आर सी, तो माइनस 2i माइनस j। ये आ गया आपका 6i प्लस j, ठीक है। और आर ए डी क्या आ गया आपका, आर ए मतलब 4j माइनस 2i माइनस 2j, तो ये आ गया आपका 2i प्लस 2j वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी, ए पर बी के वजह से आएगी के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर ए बी, जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर ए बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अभी क्यू बी हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, के क्या नहीं ले रहे, बस अभी मैं सीख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आर ए बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका आर ए बी मतलब ये आर ए बी है हमारा। तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आर हमारा ये आर ए बी है, तो जो आर होता है मतलब डिस्टेंस होता है। तो अगर किसी वेक्टर का डिस्टेंस हमें निकालना है तो वो क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, है ना। तो मतलब मॉड लगाते हैं।
तो अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है, तो अगर मुझे मॉड ए, अगर ये ए है, तो अगर हमें मॉड ए निकालना है तो अपन क्या करते हैं, रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज़, ठीक है, तो सेम चीज़ करते हैं। आर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर ए बी हमारा कितना आया था, आई माइनस जे, तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया, रूट 2। और आर ए बी यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, आर ए बी जो वेक्टर है वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी। तो ये हमारा कितना आएगा, आर ए बी था हमारा आई माइनस जे डिवाइड बाय रूट 2। सिमिलरली हम सबके लिए निकालेंगे आर ए सी के लिए। आर ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट आर ए सी कितना है 6i प्लस जे, तो मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये डॉट कुछ नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा रूट 37। ठीक है, मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ तो पूरा सॉल्व करने की टेंशन मत लो। और आर ए सी यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपका, 6i प्लस जे, 6i प्लस जे डिवाइड बाय रूट 37। तो सिमिलरली आप आर ए डी के लिए निकालो और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, तो देखो मैं एक के लिए करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो देखो हम ए बी के लिए निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी, के क्यू बी ये एज इट इज़ लिख दो, डिवाइड बाय रूट 2 आया था हमारा मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर कर दिया, और हमारा यूनिट वेक्टर कितना आया था, आई माइनस जे बाय रूट 2, तो आई माइनस जे बाय रूट 2, तो ये आपका क्या आ गया, के क्यू बी डिवाइड बाय 2 रूट 2 और आई माइनस जे। तो ये आपका एक वेक्टर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, आई और जे की फॉर्म में। सिमिलरली ए पर सी की वजह से ई ए सी निकाल लेंगे, वो भी ऐसे ही आ जाएगा इसी फॉर्म में। और सिमिलरली आर ई ए डी ई ए डी निकाल लेंगे तो आपका वो भी आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। फिर हमें क्या करना है, सबके जो आई वाले कंपोनेंट हैं उनको ऐड करना है, ठीक है, और जो जे वाले हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो करना है, ठीक है। फिर आपका अल्टीमेटली नेट ई आ जाएगा, ई ए जैसे वो मैं लिख देता हूँ इधर, ई ए बी प्लस ई ए सी प्लस ई ए डी। फिर आपका ई ए आई वाले कंपोनेंट ऐड सब्ट्रैक्ट जो रहे उनको कर दो, जे वाले जो आपस में उनको वो कर दो, तो आपका एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा। और फिर आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ई ए क्या हो जाएगा, रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और एंगल निकालना है थीटा एक्स के साथ अगर आपको निकालना है तो tan इनवर्स ई वाई बाई ई एक्स, तो ये आ गया आपका। तो देखो बस सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, ये वाला तरीका क्या है, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे या कॉलेज के बाद आप इंजीनियर बनोगे तो सपोज इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके पास 3 चार्ज नहीं होंगे, आपके पास हज़ारों लाखों चार्ज होंगे। तो प्रोग्राम हम चीज़ें हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम से सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि हमारे पास है ना जैसे बहुत सारे रैंडम खूब सारे चार्ज है और उनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो लाखों चार्ज है, लाखों चार्ज के हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और हमसे पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट पे सपोज 0 0 या एक्स वाई है, कहीं पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो देखो हम वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम देता हूँ। हम डेटा इनपुट करेंगे वो सारे चार्जेस, ठीक है, कोई क्यू और उसका x और y, ठीक है। तो जैसे एक चार्ज के लिए, फिर सेकंड चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए, फोर्थ चार्ज के लिए, ऐसे लाखों चार्ज का ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो चार्ज कितना है, प्लस है माइनस है वो भी, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है, कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और एक इनपुट क्या देंगे हम कि हमें कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है।
कहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो ये एक्स वाई है इनके लिए एक पोजीशन वेक्टर बना देगा। फिर ये पोजीशन वेक्टर बनाने के बाद वो यहाँ पर एक वेक्टर बनाएगा। ये प्रोग्राम जो करेगा, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो वो फिर वो जो वेक्टर हमारा आता है आर वेक्टर, वो क्या बनेगा, एक्स नॉट माइनस एक्स आई प्लस वाई नॉट माइनस वाई जे। ठीक है, फिर हमारा ये निकालना आसान है और ये निकालना आसान है, कंप्यूटर कर लेगा। ठीक है, तो वो सेकंड्स के अंदर ये सारी कैलकुलेशन कर लेगा। हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, फिर ये इसका एक ब्लॉक जो ये सब किया, ये ब्लॉक, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन ये देगा किसी दूसरे ब्लॉक के प्रोग्राम को, और वो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर सेकंड जो थर्ड ब्लॉक होगा प्रोग्राम का, वो सबके ई एक्स और ई वाई वाले कंपोनेंट को ऐड करेगा। अल्टीमेटली फाइनल प्रोग्राम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेगा और थीटा निकालेगा और फिर ये आउटपुट दे देगा। तो अब यहाँ पर खूबसूरती क्या है कि जब आप यहाँ पर डेटा इनपुट दे रहे हो ना, तो आपने प्रोग्राम लिखा एक बार के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्राम होगा कंप्यूटर प्रोग्राम, आप 2 चार्ज दो, 3 चार्ज दो, 10 चार्ज दो, 10 लाख चार्ज दो, सबके लिए सॉल्व कर देगा। आपको वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दोबारा आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेहनत कर लो, एक बार सारा कोड कर लो और ये आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा यही आता है वेक्टर वाले तरीके का, कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम उससे प्रोग्राम लिख सकते हैं इजीली, अगर हमें ये समझ में आ गया तो। और अगर प्रोग्राम लिख दिया हमने, तो हम कितने ही चार्ज हो, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, चुटकियों में, सेकंड्स के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझाने के लिए था, तो सीबीएसई के लिए सोच लो या फिर रिवीजन सोच लो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आप ऐसे करोगे, आपके पास टाइम अगर हो और अगर आप ऐसे कर दो, तो टीचर बहुत इंप्रेस होगा, बिलीव मी। तो चलो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ बीच में, ताकि आप बोर ना हो। तो भाई क्या होता है, 3 दोस्त होते हैं, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी और एक अपना इंडियन। और ये तीनों दोस्त रेन फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं। होता क्या है कि एक कैनिबल ट्राइब, ठीक है, मतलब एक ट्राइब जिसके अंदर वो इंसानों को खाते हैं, वो उनको पकड़ लेती है, उन तीनों दोस्तों को। तो जो ट्राइब का सरदार होता है, वो उनको बोलता है कि भाई देखो, हमारी ट्राइब थोड़ी सी एडवांस ट्राइब है, हम थोड़ा सा ह्यूमनली वे में हमारे जो शिकार होते हैं उनको खाते हैं, उनको मारते हैं। तो वो चीज़ रखते हुए हम आपको चॉइस देते हैं कि तुम अपने आप को खुद मार लो या फिर हम मारेंगे, और दोनों ही केस के अंदर हम आपको खाएंगे, और जो तुम्हारी जो खाल होगी उससे हम नाव बनाएंगे। ठीक है, नाव की वाटरप्रूफिंग करेंगे, कनोई बनाएंगे। तो तुम्हारे पास 1 घंटा है सोचने के लिए। अब भाई 1 घंटे बाद सरदार आता है, तो बोलता है हाँ भाई, पाकिस्तानी से पूछता है, हाँ भाई तूने क्या सोचा। बोलता है मुझे चाकू ला के दे दो। तो उसको चाकू ला के दे देते हैं। फिर वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, घप मारता है, मर जाता है। ठीक है, फिर भाई बांग्लादेशी से पूछते हैं हाँ भाई तुझे क्या चाहिए। बांग्लादेशी बोलता है मुझे एक पिस्टल ला के दे दो। उसे पिस्टल ला के देते हैं। फिर बांग्लादेशी खड़ा होता है, बोलता है आमी बांग्ला बोल वो जानी ना, और चला देता गोली, वो मर जाता है। फिर तीसरा जो बंदा है इंडियन है, वो बोलता है हाँ मुझे फोर्क ला के दो, कांटा फोर्क। उसको फोर्क ला के देते हैं, और वो फोर्क लेके अपने हर जगह घोंपने लग जाता है, हर जगह स्टैब करता है अपने आप को, और फिर बोलता है ले भूतनी के अब बना लियो नाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखो ये 2 चार्ज प्लेट्स हैं, सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और हमने 3 चार्ज फेंके। ठीक है, मतलब इनमें सपोज सेम वेलोसिटी v0 से हमने ऐसे फेंके। अब आप मुझे ये बताओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज में कौन से चार्ज में है और उसका साइन क्या है।
तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये तो चार्ज तो गए पॉजिटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इनका डिफ्लेक्शन है ऊपर की तरफ, और ये वाला जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसका डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक, इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है। और ये कब होता है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर चार्ज नेगेटिव हो। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्शन है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गई हमारी ये। सेकंड, अब देखो डिफ्लेक्शन, ये वाला चार्ज इधर से आया था और यहाँ तक आते आते ये इतना नीचे आ चुका, और अगर इसका देखें इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन ये इसमें जो ये डिस्टेंस है ये काफ़ी कम है कंपेयर टू दिस, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन इससे कम हुआ है और इसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम हुआ है। तो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, है ना। फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। अगर ई कांस्टेंट है तो फोर्स ज़्यादा किस पे लगेगा, जिस पे चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब Q3 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद Q1 का मैग्नीट्यूड है और सबसे छोटा है Q2। तो मैग्नीट्यूड वाइज Q3 इज बिगर देन Q1 एंड फाइनली Q2। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर ये डिस्टेंस L है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस L है और हमारा ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला, इसका मास m है, इस पे चार्ज q है और इसकी वेलोसिटी v0 है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये कितना है। तो हमें वो डिफ्लेक्शन डेल्टा निकालना है, चेंज इन हाइट एक तरीके से। तो अब देखो ये मोशन कैसे हो रहा है। हमारा जो चार्ज था Q जिसपे मास m है, वो इधर v0 से चल रहा था, लेकिन क्या देखा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स नीचे लगा और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, L तक, L डिस्टेंस तक। तो इसका मतलब है L डिस्टेंस तक इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो हमें बताना है कि जब L डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब इस प्लेट के एंड में पहुंचेगा, तो इधर डिफ्लेक्शन कितना आएगा। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन आए क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है। ओके, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमारे पास ए एक्स डायरेक्शन में 0 है, अगर मैं इसे x बोलूँ, और हमारा ए वाई है कितना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स कितना हो गया, क्यूब ई डिवाइड बाय मास m, ये एक्सेलरेशन ए वाई इतना है। तो देखो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम इन, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, उसे हम t बोल देते हैं। ठीक है, तो वो t कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए एक्स आएगा, ये x डायरेक्शन में ना ये मोशन x वाला, और ए एक्स कितना है 0, वी एक्स कितना है यू एक्स, सॉरी यू एक्स कितना है v0, तो हमारा एस एल है, ये v0 है, और हमें t ही निकालना है। ठीक है, और ये आ गया 0, तो हमारा t क्या आ गया, l अपॉन v0। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसको l अपॉन v0 टाइम लग रहा है। नाउ अब हमें ये देखना है कि इतने टाइम में ये कितना नीचे आया, वो डिफ्लेक्शन हो गया। तो हमारा डिफ्लेक्शन, जिसको मैं डेल्टा से शो कर देता हूँ, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कंसिडर करें तो वो होता है s, मतलब ये डेल्टा इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, तो हमारा जो यू वाई है वो कितना है 0 ना, तो ये 0 जाएगा, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमारा डेल्टा कितना आ जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन ए वाई कितना आया था हमारा क्यू ई बाई एम, और टी हमारा कितना है एल बाई वी नॉट और इसका स्क्वायर। तो हमारा डेल्टा कितना आ गया
क्यू ई अपॉन 2m v0 स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है शायद, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारे ये 3D स्पेस है, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं x, इसे बोल देते हैं y, और ये है z, ठीक है। और यहाँ पर ये एक प्लेन रखा है, ठीक है, एक स्क्वायर रखा है, स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे इस प्लेन में एक ये स्क्वायर रखा है और हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। सपोज ये हो गया 2 0 2 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 0, ये हो गया 0 2 0, और ये हो जाएगा हमारा, ये है 0 0, ओरिजिन है ना, तो 0 0 और 0, ठीक है। अब हमारे पास ये स्क्वायर प्लेट रखी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक चार्ज इधर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 1 1 और 1 बीच में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रो कूलम, +5 माइक्रो कूलम, तो हमें बताना है इस +5 माइक्रो कूलम की वजह से इस सरफेस में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्वेश्चन है। अब देखो तरीका, तो जैसे कि आपको पता है तरीका क्या है कि हम यहाँ स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट, और वहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखेंगे और फिर E.ds करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, पूरा E.da और इंटीग्रेशन कर देंगे A पर, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे ऐसे एलिमेंट लेंगे, हर किसी XY पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं सिमेट्री की। देखो ये 1 1 1 पर है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्यों दिया है ऐसा 1 1 1, इसका मतलब क्या है, देखो ये एकदम यहाँ बीच में है और यहाँ से भी 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हिंट है। अगर मैं 2 यूनिट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है इसको यूज़ करते हुए एक 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर सेम स्क्वायर रखूं और सेम ऐसा स्क्वायर मैं राइट साइड में रखूं, एक लेफ्ट में एक पीछे का आगे, मतलब ऐसे क्यूब बना दूं, तो उस क्यूब के एग्जैक्टली बीच में आएगा ये चार्ज, एग्जैक्टली बीच में, है ना, ऐसा बन जाए तो एकदम बीच में आ रहा है। तो अगर ये चार्ज ये एकदम बीच में है इस क्यूब के, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से जो फ्लक्स किसी भी साइड पे ना वो बराबर है, मतलब हर साइड पे फ्लक्स बराबर होगा क्योंकि सिमेट्री। तो सिमेट्री यूज़ करेंगे हम। अब क्यूब के लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ, क्योंकि देखो अब ये क्लोज सरफेस बन गई। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स क्लोज्ड किसी बॉडी से, सरफेस से अगर बताना हो तो वो क्या होता है, E.da, ये बराबर होता है क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फ्लक्स पूरे क्यूब में कितना आएगा, क्यू कितना हमारा 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.856 × 10⁻12। तो ये आ गया फ्लक्स पूरे की वजह से क्यूब में। और अगर हमें इस सरफेस पे निकालनी है तो कितना हो जाएगा, देखो पूरे सरफेस से अगर इतना फ्लक्स निकल रहा है और क्योंकि सिमेट्री है और हर फेस पे बराबर फ्लक्स है, तो इसका मतलब कितना है, ये 6 × फ्लक्स थ्रू 1 साइड, तो एक साइड, और हमें फ्लक्स साइड ही निकालना है, तो ये कितना हो गया 1/6, 5 × 10⁻6 अपॉन 8.856 × 10⁻²। तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है सपोज 10I-5J, ठीक है, और हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो दे रखा है -6I, ठीक है। आपको निकालना है टॉर्क। अब जैसे कि आपको याद होगा टॉर्क क्या होता है डाइपोल पे,
पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा आई जे 10, सॉरी ये हमें पी पहले लिखना है, जो आगे होता है वो ऊपर वाली लाइन में आता है, और यहाँ पर ये के है, तो हमारा ये आएगा 0 -6 0, और ये आएगा 10 -5 0। तो हमारा टॉर्क क्या आ गया, हम ये के लेंगे, हमारा टॉर्क आ जाएगा के इंटू -5 इंटू 0 0, और माइनस माइनस प्लस 60, तो टॉर्क आ गया हमारा 60 के। सिंपल है ये क्वेश्चन, मैंने बस जस्ट ऐसे ही रिमाइंड करने के लिए दे दिया था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता है, जैसे इस चैप्टर में शायद मैंने ये बात बताई नहीं कि कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स जो होते हैं जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर्स, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। हाँ, सपोज ये वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम सामने से देखें तो ये सॉलिड वायर है, ठीक है, और इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ऐसा क्यों? देखो, कंडक्टर में खास चीज़ क्या है? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये खास चीज़ होती है कंडक्टर्स में, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती, मान लो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अब ये चीज़ सॉलिड हो चाहे खाली हो, तो सपोज ये कोई कंडक्टर है, अगर सपोज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एग्जिस्ट करती तो देखो क्या होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है तो होगा क्या कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उन पर फोर्स लगेगा। अब मान लो यहाँ पर जो पास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इन पर फोर्स लगेगा, कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे? घूम के इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए क्योंकि इन पर फोर्स लग रहा था, सामने इस डायरेक्शन से खाली होके वो पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, किसी और कलर से दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो गए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, ऐसे, है ना। और क्योंकि चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अल्टीमेटली मतलब ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कब तक निकलते रहेंगे? जब तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज फ्री टू मूव है भाई। अगर तुम उस पर कोई फोर्स लगाओगे और वो फ्री टू मूव है तो वो घूमेगा, कहीं घूम के जाएगा जहाँ पर उस पर फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। अल्टीमेटली वो चार्ज जब तक घूमते रहेंगे जब तक उन पर फोर्स ही ना लगे, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाए, ओके। और मतलब जैसे एनसीईआरटी में बड़ा ही वेग तरीका दिया हुआ है, बोला हुआ है, ठीक है, वो बोल रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स, ठीक है, क्योंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स के अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट यही है कि चार्ज मूव नहीं कर रहा। और अगर कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज मूव करेगा और वो स्टैटिक्स नहीं रहेगी, वो डायनामिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डेफिनेशन आप ले लो, लेकिन बात यही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होती है कंडक्टर्स के, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो होती तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉडी के वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि वो रिजल्टिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्री टू मूव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर्स इज जीरो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, ठीक है, हॉलो के लिए भी यही रहता है। तो देखो, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक और चीज़ देखी गई कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज हम देते हैं ना तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, तो ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन है कि वाई चार्ज गिवन टू कंडक्टर्स ऑलवेज अपीयर ऑन सरफेस, ठीक है। तो देखो, लेकिन हमें पता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये पार्ट सॉलिड है और अंदर होलो है,
अब मैंने क्या किया, कोई चार्ज क्यू दिया, प्लस क्यू इसको, ठीक है। तो ये क्या बोलता है ये लो, कि ये जो भी चार्ज है ना वो ये आउटर सरफेस पे आ जाएगा सारा, प्लस प्लस प्लस, इधर बाहर सरफेस पे, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। ऐसा क्यों? अब देखो ऐसा क्यों होता है, हम गॉस लॉ को यूज़ करके प्रूफ करते हैं। अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, सपोज मैं ये गॉसियन सरफेस बनाता हूँ एक, ठीक है, या फिर इस सरफेस के एकदम पास में इस सरफेस की एक मिरर इमेज टाइप से मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, कुछ भी केस लो आप। तो ये गॉस लो हमें क्या बोलता है कि नेट फ्लक्स मतलब E डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर से जीरो। अगर ये जीरो है तो ये पूरी चीज क्या होगी, जीरो, और ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या है कि क्यू एनक्लोज्ड कितना हो गया, जीरो। तो यहां से इस चीज से ये पता लग रहा है कि भाई ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा, इसलिए जो भी चार्ज है वो पूरा सरफेस पे आ गया। ओके, तो देखो इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, सपोज अगर ये एक ऐसा एक शेल है, ठीक है, और बीच में मैंने इधर एक चार्ज रख दिया, सपोज 2Q रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ज दूं बाहर, इस मतलब ये जो बॉडी है इसको मैं चार्ज दूं सपोज Q, तो सरफेस पे चार्ज पता है कितना जाता है, Q प्लस 2Q। ऐसा क्यों, वाई? तो देखो ये चार्ज Q देने से पहले ही जब हमने यहाँ 2Q रखा तो इस 2Q ने क्या किया, कंडक्टर को पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। और गॉस लॉ से अगर हम ये चीज़ डालें उसके अंदर फॉर्मूले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसका मतलब क्या कि एनक्लोजिंग जो चार्ज है अगर मैं सरफेस बनाऊं तो इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इधर -2Q चार्ज आ जाए इनर सरफेस पे, ओके, और बाहर वाली सरफेस पे 2Q चार्ज आ जाए। अब हम जितना भी चार्ज देंगे ना, जितना भी चार्ज देंगे, Q दिया, 2Q 5Q कुछ भी दे, वो सब बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हम अंदर हमें नेट एनक्लोजिंग चार्ज जीरो रखना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। सो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द और वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जेई लेवल के थोड़े से एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या फिर जो मुझे लगता है थोड़े इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, हम वो सब कवर करेंगे। सो गाइस, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।